मैं एक किताब के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया और जाकर एक घटिया लड़की का बाप बन बैठा। अंकल लिन मेंगयाओ को मत डांटिए। सच्चे प्यार के पीछे भागते वक्त जवान लोग हमेशा बहादुर होते हैं। मैंने मन ही मन हंसते हुए सोचा, अच्छा जब तुम लोग इतने बहादुर हो ही तो मुझे भी थोड़ा दबंग बनना पड़ेगा। कुछ महीने पहले मैं एक किताब के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। अच्छी खबर, मैं एक सुपर रिच दबंग सीईओ के शरीर में आया था। बुरी खबर, ये शरीर लगभग 50 साल का था। ऊपर से मैं एक सिंगल फादर था जो अकेले बेटी पाल रहा था। इस किताब का मेल लीड था मेरा मौजूदा दामाद शाओची। वो इस कहानी का चुना हुआ हीरो था, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और उसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली इंसान थी मेरी अपनी बेटी लिन मेंगयाओ। वो पूरी तरह एक टॉप टियर ग्रीन टी लड़के गुईफान के चक्कर में पागल थी। इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपने पति शाओची को हर जगह दबाती थी, उसके खिलाफ साजिश करती थी, यहाँ तक कि बाहर वालों के साथ मिलकर उसके पिता की कंपनी को लगभग दिवालिया करवा दिया था। सबसे बड़ी दिक्कत, इस शरीर का असली मालिक भी कम नहीं था। बीवी जल्दी मर गई थी तो उसने बेटी को इतना बिगाड़ दिया कि वो गुईफान जैसे सुंदर सांप की हर बात मानता था, यहाँ तक कि खुद शाओची को दबाने में हिस्सा लेता था। कह सकते हैं शाओची ने शुरुआती दौर में जितना दुख झेला उसमें आधा योगदान उसके ससुर का था, यानी मेरा। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो सच में घबरा गया था। अचानक मेरे सिर पर इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य डाल दिया गया था। कई दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाया। हालांकि ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले मैं भी बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव था, पूरी 996 लाइफ जीता था, लेकिन इतने बड़े ग्रुप को संभालना, भाई वो अलग ही लेवल था। मैंने पागलों की तरह काम शुरू किया, दिन रात बिजनेस सीखता रहा। अच्छी बात ये थी कि इस शरीर के पुराने मालिक की यादें मेरे पास थीं, वरना लिन ग्रुप कब का डूब चुका होता। सच कहूँ तो मुझे अपनी इस बेवकूफ बेटी को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा बस एक ही प्लान था, जल्दी से ग्रुप के लिए एक सही उत्तराधिकारी ढूंढूं और फिर आराम से जल्दी रिटायर हो जाओ। तभी ड्राइवर का फोन आया। उस वक्त मैं कई अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। मिस लिन अपने पति के साथ रेस्टोरेंट में है। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मेरी नालायक बेटी फिर कोई ड्रामा कर रही थी। रेस्टोरेंट के शीशे से अंदर देखते ही मैंने लिन मेंगयाओ का वही जिद्दी चेहरा देख लिया। उसके सामने बैठा था शाओची। पिछले कुछ महीनों की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो सच में अच्छा लड़का था। साफ सुथरा बैकग्राउंड, मजबूत इरादा, सहनशील स्वभाव। बस अफसोस यही था, मेरी बेटी अंधी थी और इस शरीर का पुराना मालिक भी। मेंगयाओ, गुस्सा मत करो, आराम से बात करते हैं, शाओची धीरे से समझा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों एक सीधे सादे आदमी के मुंह से ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ग्रीन टी ड्रामा कर रहा हो। और मेरी बेटी, वो तो पूरी तरह उसके दो मीठे शब्दों में पिघल चुकी थी। उसे देखकर मेरा सिर दर्द करने लगा। तभी लिन मेंगयाओ ने मुझे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। डैड, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। मैं इस निकम्मे आदमी से तलाक लेना चाहती हूँ। डैड, आप इसकी अच्छी तरह क्लास लगाइए, लिन मेंगयाओ ने टेबल थपथपाते हुए कहा। मैंने शांति से उसकी तरफ देखा, फिर बगल में खड़े गुईफान की तरफ नजर डाली और अगले ही सेकंड धड़ाम, मैंने सीधे उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। गुईफान कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ा। पूरा रेस्टोरेंट सन्न। डैड, लिन मेंगयाओ चीख पड़ी, आपने ईफान को मारा? क्या आप पागल हो गए हैं? मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा, हम्मा, मुझे ये लड़का पसंद नहीं। और हाथ भी काफी दिनों से खुजला रहे थे। शाओची भी कुछ सेकंड तक मुझे देखता रह गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये बूढ़ा आज सिस्टम अपडेट करके आया है क्या? उसने धीरे से कहा, चेयरमैन लिन, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन अभी इतनी हालत नहीं हुई कि अपनी इज्जत बेच दूं। मैंने उसकी तरफ देखा, अच्छा लड़का है, बस थोड़ा ज्यादा सहनशील है। उधर मेरी बेवकूफ बेटी अभी भी चिल्ला रही थी, डैड, आपको क्या हो गया है? उसे बाहर निकालिए और पैसे देकर भेजिए। क्या बेकार आदमी है? मैंने सीधे अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। लाओ वांग, 100 मिलियन ट्रांसफर करो। पूरा रेस्टोरेंट फिर से जम गया। ये 100 मिलियन इमोशनल डैमेज कंपनसेशन है और पॉकेट मनी भी। मैंने कार्ड शाओची की तरफ बढ़ाया, जैसे चाहो खर्च करो, खत्म हो जाए तो फिर मुझसे और मांग लेना। लिन मेंगयाओ की आंखें बाहर निकल गईं। डैड, आप उसे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? वो हमारे परिवार का पैसा है। मैंने हल्की मुस्कान दी। अच्छा, तुमने सही याद दिलाया, लाओ वांग, आज से मिस लिन के सारे कार्ड बंद। असिस्टेंट तुरंत बोला, जी चेयरमैन। मैंने जोड़ दिया, एक पैसा भी मत छोड़ना। लिन मेंगयाओ लगभग उछल पड़ी। डैड, आपने मेरे कार्ड बंद कर दिए? मैंने आराम से चाय उठाई। हाँ, वो मेरा पैसा है, मैं क्यों दूं तुम्हें, ताकि तुम किसी और आदमी को लिमिटेड एडिशन घड़ियां गिफ्ट करो? गुईफान का चेहरा तुरंत बदल गया। शाओची ने कार्ड मेरी तरफ वापस बढ़ाया। चेयरमैन लिन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने सीधा कहा, गाड़ी में बैठो। वो थोड़ा चौंका। जी, कुछ बातें यहाँ करना ठीक नहीं, घर चलकर बात करते हैं। रास्ते में मैंने पूछा,
शराब पीते हो? श्याओ ची ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। सीख लो, आगे बहुत बिजनेस पार्टियां होंगी। हर बार मैं बार में जाकर तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। वो मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने सीधा पूछा, लिन मिंगयाओ तलाक का ड्रामा कर रही है, तुम क्या सोचते हो? श्याओ ची कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो बस अभी मैच्योर नहीं हुई। मैंने तुरंत टोका, लगभग 30 साल की हो गई है, अभी मैच्योर नहीं हुई? वो इंसान नहीं, जाइंट बेबी है। मैं धीरे धीरे बोलता गया। पिछले साल बिजनेस डिनर में तुमने इतना शराब पी ली थी कि पेट में ब्लीडिंग हो गई थी, और उस वक्त मेरी बेटी गो ईफान का बर्थडे मना रही थी। श्याओ ची का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। मैं रुका नहीं। जिस प्रपोजल पर तुमने पूरी रात मेहनत की, अगले दिन वो गो ईफान के कंप्यूटर में था, और उसी से उसने मेरी बेटी को इम्प्रेस किया। तुम्हारी तीसरी शादी की सालगिरह पर भी वो तुम्हें अकेला छोड़कर उस दिल टूटे गो ईफान के साथ म्यूजिक फेस्टिवल घूम रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, एक आदमी होकर तुम्हारा सब्र इतना ज्यादा कैसे है? या फिर जैसा लोग कहते हैं, तुम सिर्फ हमारे लिन परिवार के पैसे के पीछे हो? श्याओ ची तुरंत बोला, नहीं। मैंने हाथ उठाकर रोका, मजाक नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छे से जानता हूँ, और अपनी बेटी का भी। सच कहूँ तो इन सालों में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक दिन बदल जाएगी, तुमसे प्यार करने लगेगी? मैं हंसा। इतने भोले मत बनो, चीता अपनी धारियां नहीं बदलता। श्याओ ची तुरंत बोला, डैड कृपया उसके बारे में ऐसा मत कहिए, वो ऐसी नहीं है। मैंने सीधा जवाब दिया, अच्छा तो वो कौन थी जिसने तुम्हारे मेहनत के पैसों से दूसरे आदमी को लिमिटेड एडिशन घड़ी खरीदी? कौन थी जिसने तुम्हें बदकिस्मत कहकर बीमारी के वक्त दूसरे आदमी के साथ डेट की? उधर अगले दिन लिन मिंगयाओ गुस्से में मेरे ऑफिस अधम की। डैड मेरे सारे कार्ड बंद हो गए हैं, आज स्टोर में मेरी बेइज्जती हो गई। फिर उसने श्याओ ची की तरफ उंगली तानी। श्याओ ची, तुमने ही मेरे डैड के कान भरे होंगे। जो कुछ तुम पहनते हो सब लिन परिवार का है। ईफान ने अपनी मेहनत से सब हासिल किया है। मैं हंसा, तुम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो? तभी गो ईफान ने नकली मासूमियत से कहा, अरे मिंगयाओ ऐसा मत कहो, शायद श्याओ ची बस लिन परिवार की दौलत और स्टेटस छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। देखिए अंकल लिन, मैंने कहा था ना, उसे तलाक नहीं चाहिए, सब ड्रामा था। आपने शायद उसे कुछ फायदे दिए होंगे। आखिर तलाक के बाद वो हंसा, वो कुछ भी नहीं रहेगा। इस बार श्याओ ची खड़ा हो गया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन बेहद ठंडी। हाँ, तलाक के बाद मैं कुछ नहीं रहूंगा, लेकिन कम से कम मैं ऐसा इंसान नहीं बनूंगा जो शादीशुदा औरतों को बहकाता घूमे। गो ईफान का चेहरा बदल गया। लिन मिंगयाओ तुरंत भड़क गई। श्याओ ची, क्या बकवास कर रहे हो? ईफान बस मुझे दिलासा देता है क्योंकि मेरी शादी एक निकम्मे आदमी से हुई। तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? मैंने माथा दबाया। ये मेल लीड भी ना, फाइटिंग पावर 0। मैं आखिरकार बोल पड़ा, बस करो। फिर मैंने गो ईफान को घूरा। दूसरों की बीवी को बहकाना, हर वक्त तलाक के लिए उकसाना, आखिर चाहता क्या है तू? मैं हल्का सा हंसा। सच में लगता है दुनिया में किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक ऐसी औरत जो अपने पति को खुलेआम धोखा दे, उसके सिर पर हरा टोपी पहनाए और दूसरे आदमी को घर लाकर इतराए। तुमने पूरे लिन परिवार की नाक कटवा दी है। मैंने ठंडी नजर से दोनों को देखा। तुम दोनों अभी मेरे नाम वाले अपार्टमेंट में साथ रह रहे हो, हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हो। सच में लगता है मुझे कुछ पता नहीं? बेशर्म लोग। लिन मिंगयाओ का चेहरा लाल पड़ गया। डैड, आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने ताली बजाई। वाह, साथ रहो, साथ सो, और ऊपर से पूछो क्या हुआ? लिन मिंगयाओ भी गुस्से में चिल्लाई। तो क्या करूं? श्याओ ची लकड़ी का ठूंठ है, बोरिंग आदमी। क्या मुझे बाहर जाकर मजे करने का भी हक नहीं? मैंने हंसते हुए कहा। और तुम कहती हो तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो? अगर ये गो ईफान कह दे कि वो गोबर खाता है तो क्या वो भी मान लोगी? रेस्टोरेंट में बैठे लोग हंसी रोकने लगे। लिन मिंगयाओ गुस्से से कांपने लगी। ठीक है, तलाक चाहिए ना, मैं मानता हूँ। श्याओ ची ने पहली बार सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। लिन मिंगयाओ तुरंत खुश हो गई। ईफान, कल मैं नौकरानी से इस गेस्ट रूम का सारा सामान फिंकवा दूंगी, फिर तुम अंदर शिफ्ट हो जाना। और हाँ, इसके कार की चाबियां एंट्रेंस पर है, ले लेना। गो ईफान ने नकली शर्म दिखाते हुए कहा। मिंगयाओ, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने सीधा टेबल पर हाथ मारा। लिन मिंगयाओ, अच्छे से सोच लो, अगर तलाक हुआ तो आज रात तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकलोगे और आगे से अपनी जिंदगी खुद चलाओगे। मैंने गो ईफान को घूरा। और तू मेरे घर में घुसने का सपना भी मत देख। लिन मिंगयाओ ने ठंडी हंसी छोड़ी। ठीक है, निकल जाते हैं। वैसे भी ईफान मुझे इससे कहीं बेहतर चीजें देगा। श्याओ ची ने शांतिपूर्वक तलाक के पेपर्स पर साइन किए। फिर वो मेरे सामने एक कार्ड रखकर बोला, चेयरमैन लिन, एग्रीमेंट में साफ लिखा है मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अब मैं लिन परिवार का दामाद नहीं हूँ, आपको मुझे और पैसे देने की जरूरत नहीं। फिर उसने हल्की कड़वी मुस्कान दी। मैं जानता हूँ आप भी लिन मिंगयाओ की तरह मुझे नीचे समझते हैं, सोचते हैं मैं एक नाकाम आदमी हूँ, सही? मैंने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर हंस पड़ा। तलाक हुआ नहीं और तुम्हें लग रहा है आसमान टूट पड़ा? इतने कमजोर हो?
सच कहूँ ऐसे आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शाओ ची चुप हो गया। मैंने धीरे धीरे कहा, जो आदमी पूरी जिंदगी औरतों को खुश करने में लगा दे वो निकम्मा होता है। एक मर्द की असली जवानी क्या होती है पता है? पैसा, पावर। जब तुम सबसे ऊपर पहुंचोगे तो कैसी औरत नहीं मिलेगी तुम्हें। उस दिन लिन मेंगेआओ खुद रोते हुए वापस आएगी। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। और वैसे पिछले कुछ सालों में तुमने लिन परिवार के लिए जो किया मैंने सब देखा है। 3 साल पहले तुम कंपनी में सबसे नीचे वाली पोस्ट से आए थे और आज 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की टेक्निकल ब्रेक थ्रू तुम्हारी वजह से हुई। कंपनी ने 9 अंकों से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। बस क्रेडिट किसी और ने खा लिया। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं लिन तियानचिंग बिजनेस में कभी इमोशंस को बीच में नहीं लाता। तुम्हें 100 मिलियन देना दया नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। और हाँ, ये मेरी निकम्मी बेटी की तरफ से माफी भी समझ लो। मैंने शराब का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। लो, इसे आखिरी विदाई समझकर पी लो बेटे। आज के बाद लिन मेंगेआओ को भूल जाओ और ये भी भूल जाओ कि तुम कभी लिन परिवार के दामाद थे। अब तुम सिर्फ शाओ ची हो, मेरे लिए एक संभावित इन्वेस्टमेंट। अगले दिन शाओ ची घर छोड़कर चला गया और वादा निभाते हुए लिन मेंगेआओ और गु यीफान भी मेरे घर से निकल गए। बेशक पैसे बंद होने के बाद लिन मेंगेआओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे गु यीफान के छोटे से किराए के फ्लैट में घुसना पड़ा। उधर मैं कई साल बाद आखिरकार शांति मिली थी। दिन भर फाइनेंशियल न्यूज पढ़ता, फिशिंग करता और आराम से अपने रिटायरमेंट प्लान का इंतजार करता। तभी असिस्टेंट लाओ वांग अंदर आया। चेयरमैन लिन, वो यीफान आजकल काफी एक्टिव है। उसने एक टेक कंपनी रजिस्टर की है। ओह, मैंने अखबार से नजर उठाई। उसके पास पैसे कहाँ से आए? लाओ वांग तुरंत बोला, मिस लिन ने अपने सारे लग्जरी बैग, ज्वेलरी और घड़ियां बेच दी। करीब 20 से 30 मिलियन जुटाए और सब गु यीफान की कंपनी में लगा दिए। मैं चाय पीते हुए हंस पड़ा। वाह, सच्चा प्यार हो तो ऐसा। कुछ दिनों बाद इंडस्ट्री समिट में मेरी मुलाकात गु यीफान से हुई। वो कई इन्वेस्टर्स के बीच घिरा हुआ था, चेहरे पर वही नकली कॉन्फिडेंस। दूर से मुझे देखते ही मुस्कुराया। अंकल लिन, काफी समय बाद मिले। उसके बगल में खड़ी लिन मेंगेआओ भी तुरंत अकड़ गई। डैड, आपने हाल ही में एक छोटी सी एआई कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, किमिंग टेक्नोलॉजी। फिर उसने गु यीफान का हाथ पकड़ लिया। कितनी कोइंसिडेंस है। हमारी यीफान टेक्नोलॉजी की एंजल राउंड वैल्यूएशन अभी 100 मिलियन हुई है। पता नहीं आपकी छोटी कंपनी का क्या हाल है। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक मंच से आवाज गूंजी। देवियों और सज्जनों, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के स्पेशल गेस्ट, किमिंग टेक्नोलॉजी के फाउंडर मिस्टर शाओ ची। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर शाओ ची सूट पहनकर खड़ा था, चेहरा शांत, आत्मविश्वास से भरा। वो हमसे शेयर करेंगे कि सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने तियानचिन ग्रुप के साथ 5 साल का 10 बिलियन युआन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल किया। मैंने ताली बजाते हुए मुस्कुराकर कहा, बिंगो, कमाल कर दिया लड़के। उधर लिन मेंगेआओ का चेहरा देखने लायक था। आसपास लोग फुसफुसाने लगे, अरे यही वो आदमी नहीं है जिसे लिन परिवार की बेटी निकम्मा कहकर तलाक देने वाली थी। अब देखो, कामयाब होते ही फिर से उसके पीछे घूम रही है। वाह मैडम, टेस्ट तो बड़ा यूनिक है आपका। लिन मेंगेआओ शर्म और गुस्से से लाल हो गई। मिस लिन, एक महिला हंसते हुए बोली, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छी चीज होती है। लिन मेंगेआओ तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। डैड, देखिए ना, हमारा बस छोटा सा झगड़ा हुआ था और आप। मैंने आराम से कहा, मैं तो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। फिर मैंने मुस्कुराकर शाओ ची से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गु यीफान ने तुरंत बात काटी। वैसे आपकी किमिंग टेक्नोलॉजी ने शायद हमारी यीफान टेक्नोलॉजी से काफी इंस्पिरेशन ली होगी। आखिर हम भाई जैसे हैं। आपकी सफलता देखकर खुशी होती है। शाओ ची हल्का सा मुस्कुराया। ओह, इंस्पिरेशन, अजीब कोइंसिडेंस है। कल ही तियानचिन ग्रुप के जनरल मैनेजर ली मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कोई यीफान टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी उनसे कोऑपरेशन मांगने गई थी, लेकिन बिजनेस प्लान ऐसा था जैसे किसी प्राइमरी स्कूल बच्चे का समर होमवर्क। पूरा बकवास। पूरा हॉल हंसी से भर गया। शाओ ची रुका नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा भी, कौन सी अंधी कंपनी हमारी किमिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रही है? अब बताइए, कोइंसिडेंस मजेदार नहीं है? गु यीफान का चेहरा काला पड़ गया। लिन मेंगेआओ तुरंत मेरी तरफ भड़की। डैड, आप सच में बहुत पक्षपाती हैं। उसे 100 मिलियन दिए, कनेक्शंस दिए और मैं आपकी असली बेटी हूँ। गु यीफान भी दुखी बनने लगा। हाँ अंकल लिन, आखिर मेंगेआओ आपकी सगी बेटी है। आप जो कर रहे हैं उससे उसे बहुत चोट पहुँच रही है। मैंने ठंडी नजर से दोनों को देखा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, तलाक के बाद तुम दोनों अपनी जिंदगी खुद चलाओगे। फिर मैंने शाओ ची की तरफ देखा। शाओ ची, तुम जहाँ पहुँचे हो अपनी काबिलियत से पहुँचे हो। फिर मेरी नजर गु यीफान पर गई। और कुछ लोग पूरा भरोसा एक ऐसे आदमी पर करते हैं जो खुद ही भरोसे लायक नहीं। लिन मेंगेआओ तुरंत चिल्लाई, यीफान की असफलता बस थोड़े समय की है।
वो शाओ ची से ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने सीधा जवाब दिया, शर्म की बात है। समिट के बाद किमिंग टेक्नोलॉजी की वैल्यू सीधे आसमान छूने लगी। वहीं दूसरी तरफ ईफान टेक्नोलॉजी पर आरोप लग गया कि वो किमिंग को कॉपी कर रही है। ऊपर से कंपनी में कोई असली टेक्निकल ताकत भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में वो पूरी इंडस्ट्री का मजाक बन गई। कैश फ्लो भी डगमगाने लगा। फिर एक दिन मुझे खबर मिली वो ईफान कुछ गंदी चालें चल रहा है। वो किमिंग टेक्नोलॉजी के कोर एम्प्लॉइज को खरीदने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत शाओ ची के अकाउंट में 500 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसका फोन तुरंत आ गया, डैड ये पैसे किस लिए? मैंने आराम से जवाब दिया, अपने कर्मचारियों को बोनस दो। अगले ही दिन किमिंग टेक्नोलॉजी ने नया टैलेंट इंसेंटिव प्लान लॉन्च कर दिया। कोर एम्प्लॉइज की सैलरी 3 गुना, गाड़ी फ्री, घर फ्री, स्टॉक ऑप्शंस अलग। पूरी इंडस्ट्री हिल गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, वो ईफान जिन लोगों को अपनी कंपनी में खींचना चाहता था उनमें से एक भी नहीं गया। उल्टा उसकी कंपनी का अकेला असली टैलेंटेड टेक्नीशियन रातों रात कंप्यूटर उठाकर भागा और सीधे शाओ ची की कंपनी ज्वाइन कर ली। वो ईफान इतना गुस्से में था कि लगभग खून की उल्टी कर देता। उधर लिन मिंगयाओ फिर मेरे ऑफिस आ पहुंची। डैड ईफान की कंपनी बंद होने वाली है, प्लीज उसकी मदद कीजिए। वो ईफान भी दुखी हीरो बनकर बोला, अंकल लिन मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मिंगयाओ को तकलीफ में नहीं देख सकता। बस एक बार और इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कंपनी को बड़ा बनाकर शाओ ची से आगे निकल जाऊंगा। मैंने अखबार नीचे रखा, शाओ ची से आगे? तुझे पता है अभी किमिंग टेक्नोलॉजी की सीरीज ऑफ फंडिंग कितनी हुई है? मैंने टेबल पर उंगली मारी, 5 बिलियन, पूरे 5 बिलियन। वो ईफान का चेहरा एकदम सख्त हो गया, लेकिन वो अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने नया प्लान बनाया। लिन मिंगयाओ को बहलाकर मेरे घर भेजा ताकि वो मेरे स्टडी रूम से बिजनेस सीक्रेट्स चुरा सके। उसका प्लान था उन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके कैपिटल मार्केट में शाओ ची की कंपनी को शॉर्ट सेल करना। मैं ऑफिस में बैठा सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। मेरी बेवकूफ बेटी पूरे स्टडी रूम को उलट पुलट रही थी। आखिर में उसे वही सीक्रेट फाइल मिली जो मैंने जानबूझकर वहाँ रखी थी। उसे उठाकर वो इतनी खुश हुई जैसे दुनिया जीत ली हो। मैंने माथा दबाया। सच में इस लड़की का आईक्यू देखकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर मैंने लाओ वांग की तरफ देखा। जैसा प्लान है वैसा ही चलने दो। लाओ वांग तुरंत बोला, समझ गया चेयरमैन लिन। उधर गो ईफान को लगा जीत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसे क्या पता था वो नकली डेटा था। शाओ ची और मैंने पहले से पूरा जाल बिछा रखा था। गो ईफान ने उसी के भरोसे भारी शॉर्ट सेल शुरू कर दी और अगले ही पल पूरा मार्केट उसके ऊपर पलट गया। जो पूंजी उसने लगाई थी सब साफ एक झटके में खत्म। कुछ दिन बाद मैंने फाइनेंशियल न्यूज में बस एक छोटी सी हेडलाइन देखी, ईफान टेक्नोलॉजी आधिकारिक रूप से दिवालिया। नीचे कमेंट्स की बाढ़ लगी थी। LOL भाई को बिजनेस बहुत आता था, इतना भी मत बोलो। कम से कम उसने लिन परिवार की बेटी से सारे हम्स बैग बिकवा दिए थे। POS स्किल्स टॉप क्लास थी, लेकिन सच बोलूं लिन तियानचिंग बहुत खतरनाक आदमी है। अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ा। अरे भाई इसे कहते हैं असली ट्रेनिंग। अगर वो प्यार में पागल लड़की थोड़ी नहीं टूटेगी तो लिन ग्रुप कैसे संभालेगी? ऊपर से शाओ ची की ताकत देखी है, इसे कहते हैं असली सम्राट वाली चाल। मैं कमेंट्स पढ़कर हंस पड़ा। तभी लाओ वांग जल्दी से अंदर आया। चेयरमैन लिन, मिस्टर शाओ आज पूरे दिन ऑफिस नहीं आए। मैंने भौं उठाई। क्या हुआ? लाओ वांग थोड़ा रुका। आज उनका जन्मदिन है। सुना है हर साल वो इस दिन खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। उन्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना जानते हैं कि इसी दिन उन्हें अनाथालय के गेट पर छोड़ दिया गया था। वो हमेशा सोचते रहते हैं क्या उनमें कोई कमी थी? अगर अब वो सफल हो गए हैं तो उनके माँ बाप उन्हें ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक कुर्सी से उठ गया। बेवकूफ लड़का, बचपन में प्यार नहीं मिला इसलिए इतनी इनसिक्योरिटी भर गई कि मेरी निकम्मी बेटी जैसी औरत के जाल में फंस गया। मैंने कोट उठाया, उसे फोन लगाओ। कुछ देर बाद वीडियो कॉल कनेक्ट हुई। शाओ ची अंधेरे कमरे में बैठा था, चेहरा बुझा हुआ। मैंने बिना किसी ड्रामे के कहा, इन बेकार बातों के बारे में सोचकर क्या मिलेगा? क्या वो लोग तुम्हें प्रोजेक्ट देंगे या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे? दुनिया में सबसे सस्ता काम क्या है पता है? खुद पर तरस खाना। मैंने उंगली उसकी तरफ तानी। उसकी जगह ये सोचो, कंपनी को कब लिस्ट करोगे, कब अरबपति बनोगे और कब पूरी दुनिया को दिखाओगे कि शाओ ची कितना खतरनाक आदमी है। मैं हंसा। उस दिन तुम्हारे माँ बाप खुद रोते हुए आएंगे और कहेंगे बेटा हमें पहचान लो। फिर मैंने चेहरा सख्त किया। और हाँ, आज तुम ऑफिस नहीं आए, जानते हो मुझे कितना नुकसान हुआ? कल डबल ओवरटाइम करके पूरा काम खत्म करना। शाओ ची कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर पहली बार हल्का सा हंसा। मैंने मुड़ते हुए कहा, ओह हैप्पी बर्थडे। लेकिन उसी वक्त लाओ वांग का फोन अचानक तेजी से बज उठा। उसका चेहरा बदल गया। चेयरमैन लिन, मुसीबत हो गई।
मिस लिन का किडनैप हो गया है। मैं रुक गया। क्या? पहले लगा गुईफान और मिस लिन फिर कोई नया ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन लगता है मामला सच है। किडनैपर्स 1 बिलियन युआन फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस को खबर की तो लड़की की लाश मिलेगी। फोन कट गया। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। आखिरकार कहानी यहाँ तक पहुँच ही गई। ओरिजिनल किताब में ये हिस्सा 1 साल बाद आने वाला था। लगता है मेरे आने से पूरा प्लॉट फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तभी लाओ वांग भागते हुए अंदर आया। चेयरमैन लिन, मिस लिन को गुईफान ने किडनैप किया है। लोकेशन मिल गई। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उधर शाओची पहले ही निकल चुका था। लाओ वांग घबराकर बोला, क्या हम मिस्टर शाओ को अकेले जाने देंगे? मैंने कोट पहनते हुए कहा, अगर वो पुलिस देखेगा तो सच में लड़की को मार देगा। फिर मेरी आवाज ठंडी हो गई। मेरे सारे आदमी भेजो। उस छोड़ी हुई फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लो। एक मक्खी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उधर फैक्ट्री के अंदर लिन मिंगयाओ रस्सियों से बंधी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भरा। ईफान, ये तुम हो? तुमने कहा था तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ईफान अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। प्यार? हा। लिन मिंगयाओ, जरा आईने में खुद को देखा है? उस चेहरे और लिन परिवार के बैकग्राउंड के अलावा तुम्हारे पास है क्या? उसकी आंखें पूरी तरह पागल हो चुकी थीं। तुम्हें सच में लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बेवकूफ लड़की, मैं सिर्फ तुम्हारे जरिए ऊपर चढ़ना चाहता था, लेकिन तुम निकली पूरी निकम्मी। ना बूढ़े से पैसे निकलवा पाई, ना अब तक बच्चा पैदा कर पाई। लिन मिंगयाओ रोने लगी। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। ईफान ने उसका चेहरा पकड़ लिया। अगर तुम्हारा बाप पैसे दे देता तो क्या मैं यहाँ तक पहुँचता? सब तुम्हारी और उस निकम्मे शाओची की वजह से हुआ। तभी उसका फोन बजा। उसने स्पीकर ऑन किया। लिन तियानचिंग, 1 बिलियन तैयार है। 1 पैसा कम हुआ तो अपनी बेटी की लाश लेने आना। मैंने शांत आवाज में कहा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले मुझे अपनी बेटी की आवाज सुननी है। अगले ही सेकंड, डैड बचाइए, वो मुझे मार देगा। ईफान फिर हंस पड़ा। सुना, अब जल्दी पैसे भेज। लेकिन तभी फैक्ट्री का दरवाजा धड़ाम से खुला। शाओची अंदर आ चुका था। ईफान की आंखें सिकुड़ गईं। आहा, शाओची, मैंने तेरी औरत छीन ली, फिर भी उसे बचाने आ गया? तू मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकला। उसने चाकू लिन मिंगयाओ की गर्दन पर रख दिया। 1 कदम और बढ़ा तो इसे मार दूंगा। शाओची शांत खड़ा रहा। ईफान, तुझे पैसे चाहिए ना? किडनैपिंग बहुत बड़ा जुर्म है, उसे छोड़ दे। मैं तुझे पैसे देकर विदेश भिजवा दूंगा। ईफान पागलों की तरह चिल्लाया। मुझे बेवकूफ समझा है? आज तुम दोनों मरोगे। अचानक धाए, बाहर से फ्लैशबैंग फटा। पूरी फैक्ट्री हिल गई। ईफान घबरा गया। क्या? शाओची ने उसी पल मौका पकड़ लिया। धड़ाम, दोनों जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड बाद मेरे लोग अंदर घुस चुके थे। ईफान जमीन पर दबा पड़ा था, पूरी तरह खत्म। उधर लिन मिंगयाओ कांपती हुई मेरी तरफ दौड़ी। डैड, मैंने सिर्फ इतना कहा, घर चलो और शाओची को आराम करने दो। उस रात पहली बार लिन मिंगयाओ सच में चुप थी। अगले दिन वो धीरे से मेरे ऑफिस आई। डैड, मेरे कार्ड अनफ्रीज कर दीजिए। मैंने अखबार से नजर उठाई। क्यों? वो धीरे से बोली, मैं शाओची के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, उससे माफी मांगनी है। मैं हंस पड़ा। लिन मिंगयाओ, तुम्हें सच में लगता है जिस आदमी की कंपनी अब अरबों की हो चुकी है, उसे तुम्हारे खरीदे छोटे मोटे गिफ्ट की जरूरत है? वो चुप हो गई। 1 साल बाद ईफान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शाओची की किमिंग टेक्नोलॉजी देश की सबसे बड़ी एआई कंपनी बन चुकी थी। मार्केट वैल्यू 100 बिलियन से ऊपर। उसी साल लिन ग्रुप का एनुअल गाला था और उसी दिन मैंने रिटायरमेंट अनाउंस करने का फैसला किया। स्टेज पर खड़े होकर मैंने माइक्रोफोन उठाया। आज मैं 2 बातें अनाउंस करना चाहता हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। पहली, मैं लिन तियानचिंग आज से आधिकारिक रूप से रिटायर हो रहा हूँ। तालियां गूंज उठीं। मैंने हाथ उठाकर सबको शांत किया। दूसरी बात, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस ये था कि मेरा कोई योग्य बच्चा नहीं था। मैंने शाओची की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। लेकिन अब है, आज से लिन ग्रुप की सारी जिम्मेदारी मेरे दत्तक पुत्र शाओची संभालेंगे। पूरा हॉल हिल गया। उधर भीड़ में खड़ी लिन मिंगयाओ की आंखें लाल हो गई। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। डैड, अब मुझे समझ आया मैंने उस वक्त क्या खोया था। लेकिन उसने गहरी सांस ली। अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी, ना आपसे, ना शाओची से। आज से मैं यहाँ से जा रही हूँ और अपने दम पर कुछ बनूंगी। एक दिन मैं आपके सामने फिर खड़ी होंगी, ना लिन तियानचिंग की बेटी बनकर, ना शाओची की एक्स वाइफ बनकर, बस लिन मिंगयाओ बनकर। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। डैड से फंडिंग नहीं लोगी? बाहर बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। वो पहली बार हल्का सा हंसी। नहीं, वरना लोग कहेंगे मैं भूख से मर जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। लगता है मेरी बेवकूफ बेटी आखिर थोड़ी समझदार हो गई। और बाद में लिन मिंगयाओ ने सच में फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। मैं आखिरकार वो रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ जिसका हमेशा सपना देखा था। मैं आराम से भी चेयर पर लेटा ही था कि पीछे से आवाज आई। डैड, आप फिर से चोरी छिपे कुछ खा रहे हैं ना? मैंने तुरंत प्लेट पीछे छुपाई, लेकिन देर हो चुकी थी। शाओची ने सीधा मेरे हाथ से प्लेट छीन ली। डॉक्टर ने क्या कहा था? आपका कोलेस्ट्रॉल पहले ही बहुत हाई है, इतना ऑयली खाना बिल्कुल नहीं।
नहीं। मैंने तुरंत विरोध किया। अरे कल मैं गोल्फ खेलने जाना चाहता था तो तुमने लाओ वांग से मेरे सारे क्लब्स छुपवा दिए। बोले मेरी कमर खराब हो जाएगी, अब एक पीस मीट भी नहीं खाने दोगे? मैं छुट्टियां मना रहा हूँ या जेल काट रहा हूँ? शाओची बिल्कुल शांत था। डैड, हेल्थ सबसे जरूरी होती है, अगर आप गिर पड़े तो मेरी मुसीबतें कौन संभालेगा? मैंने उसे घूरा। ओहो, अब तो इतना बड़ा हो गया, मेरी ही बातें मुझे वापस सुनाने लगा। शाओची हल्का सा मुस्कुराया। क्या करूं, मैं भी तो आपके जैसा कैपिटलिस्ट बन गया हूँ जो किसी को आराम से जीने नहीं देता। मैं हंस पड़ा। सामने धूप चमक रही थी, हल्की हवा चल रही थी, दूर समंदर की आवाज आ रही थी। सब कुछ बहुत शांत था। मैंने आंखें बंद कर ली और पहली बार लगा शायद यही असली जिंदगी है। शाओची मेरे पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। डैड, चिंता मत कीजिए, धूप अच्छी है, हवा भी बढ़िया है। और उसने आसमान की तरफ देखा। सबका